हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज सेडिशन लॉ, या जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं राजद्रोह कानून, जिसे आज हम समझेंगे। और इतना ज्यादा इस पे बवाल क्यों चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या जजमेंट दी है, इसको भी आज हम यहाँ पे समझेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के व्यूज इस जजमेंट के ऊपर में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली, मतलब कि वेडनेसडे को, कल की ही बात है, कि सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है कि राजद्रोह कानून को कुछ समय के लिए स्थगित करके रखना है। स्थगित कर दिया मतलब कि जब तक केंद्र जो है यहाँ पर इस पर पुनर्विचार न करे, जब तक इसकी समीक्षा न करे, तब तक यहाँ पे राजद्रोह कानून के तहत कोई भी केस जो है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, जब वे राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे, और यहाँ पे 3 न्यायाधीशों की पीठ जो है वो बैठी थी, जिसमें आपके हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना जी वो भी थे। उन्होंने ही यहाँ पे ये कहा कि राजद्रोह कानून में अब तब तक रोक रहेगी जब तक इसका पुनरीक्षण ना हो जाए, ठीक है। और इसके ही तहत राजद्रोह की जो धारा है, IPC की धारा 124A, जिसके तहत केसेस दर्ज होते हैं, तो यहाँ पे भी अब कोई नई केस जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि सेंटर जो है इसकी समीक्षा न कर दे। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि सेडिशन या राजद्रोह होता क्या है। राजद्रोह देशद्रोह में ना काफी अंतर है। राजद्रोह का मतलब एक्चुअल में ये है कि अगर आप सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियां, अथॉरिटी के खिलाफ अगर आप लोगों को भड़का रहे हैं, अगर आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपोज करो, आप सरकार के ही खिलाफ बोलते रहो दिन भर, कोई दूसरा काम आपके पास नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन प्रमोट्स हेट्रेड, अगर वो नफरत फैला रहा है सरकार के खिलाफ, ठीक है, ये चीज, और जिससे कि लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, लोग वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी सामान की तोड़फोड़ चल रही है, तो ये गलत है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, राजद्रोह कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो उस समय राजा है, जो सरकार है, आप उससे विद्रोह कर रहे हैं, और ये एकदम गलत है। अगर आप डिसअफेक्शन यहाँ पे प्रमोट करते हैं सरकार के खिलाफ, तो वो कानून जो है उसे सिडिशियस कानून यहाँ पर कहा जाता है, सिडिशियस एक्ट जो है कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कहेंगे कि मैम हमारे पास आर्टिकल 19 भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास आर्टिकल 19 है जो कि बात करता है फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, जिसके तहत 19A में आपको दिया गया है कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, आप बकवास कर सकते हो जितना आप चाहो, है ना, जो भी भाषण देना है दे सकते, आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। भाषण दीजिए, आपको सरकार की नीतियां, उनकी पॉलिसीज नहीं पसंद आ रही हैं, आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप लोगों को अगर भड़का रहे हैं वो गलत है, वो आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 19 है, जो कि हमें स्वतंत्रता देता है, ये तो बहुत अच्छी अच्छी स्वतंत्रताएं आपको मिलती हैं, जैसे कि स्पीच और एक्सप्रेशन की, या फिर अगर आपको असेंबली बनानी है, हड़ताल करना है, बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको एसोसिएशन, यूनियंस बनाने हैं तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं फ्रीली मूव करना है तो आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में सेटल होना है इंडिया के, बिल्कुल आप जाके सेटल हो जाइए। आर्टिकल 19 का F जो है ये ओमिट कर दिया गया। तो अगर आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 19 का F क्या है तो वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। इसके अलावा आर्टिकल 19 का G बोलता है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स बेचो मार्केट में, राइट, ये गलत है ना, पुलिस पकड़ के तो अंदर ले जाएगी। तो ये चीजों को आप बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन सब में आपको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो किए पड़े हैं, वो नहीं कर सकते। तो यहां अगर मैं आर्टिकल 124A की बात करूं, ये गलती से 123A लिखा गया, ये 124A है, जो कि IPC की धारा है, जो कि राजद्रोह के ऊपर में है। ये कहता है कि जो कोई भी इंसान, ठीक है, शब्दों द्वारा या फिर बोलकर या लिखकर, संकेतों के द्वारा, सिंबल्स, ठीक है, दृश्य, प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा या और दूसरे वे जैसे घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब अगर आप इन चीजों से, है ना, क्या कर रहे हो, कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ, है ना,
इसके खिलाफ अगर आप घृणा उत्पन्न करवा रहे हो, लोगों के मन में असंतोष पैदा कर रहे हो, तो मतलब ये आपका गलत चीज है, आप राजद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको सजा हो सकती है, आपको 3 साल से लेकर पूरा आजीवन कारावास तक आपको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी अलग से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा तो भैया सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलिए, लेकिन हाँ, लक्ष्मण रेखा आपको पार नहीं करनी है कि चले जो मन में आए वो बोल रहे हैं। तो ये जो बात अचानक से क्यों निकली, ये निकली कि सुप्रीम कोर्ट पर केंद्र ने एक हलफनामा जो है वो पेश किया, जिसमें केंद्र ने कहा कि देश को गुलामी की याद दिलाने वाली कानूनों को अब हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। तो हम 75 इयर्स का इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मोदी जी का यही कहना है कि ये जो कानून है, जैसे ये सेडिशन लॉ जो है, ये हमारे देश में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, ये हमारे देश का कोई बनाया हुआ कानून नहीं है, है ना। तो ब्रिटिशर्स के कानून को हम अभी तक चला रहे हैं, तो क्या जरूरत है, अब इन कानूनों को हमें खत्म कर देना चाहिए। तो राजद्रोह कानून पे यहाँ पे फिर से विचार और समीक्षा जो है वो की जाएगी, देखा जाएगा कि ये कितना सही है कितना गलत है। अब ये भी प्रश्न आता है कि राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है, तो इसे समझते हैं कि देशद्रोह की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी में इसे एज इन डिफाइन नहीं किया गया है। राजद्रोह कहता है कि सरकार और शासन व्यवस्था के खिलाफ अगर आप विद्रोह कर रहे हो, कि उस समय जो सरकार बैठी हुई है उसके खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हो, उसके व्यवस्था जो है उसके खिलाफ बोले जा रहे हो, या फिर संविधान जो है उसे अगर आप नीचा दिखाते हैं, तो ये सारा चीज राजद्रोह के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो जो मुकदमा आप पे दर्ज होगा वो होगा आईपीसी की धारा 124A के तहत, जो कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर देशद्रोह की बात करें तो सपोज कीजिए कि टेररिज्म, ठीक है, तो टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो देशद्रोह कर रहे हैं कि देश के खिलाफ अगर आप यहाँ विद्रोह करते हैं तो, ठीक है, जो कि देश के लिए सही नहीं है। आप नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो सब आपका देशद्रोह में आ जाएगा, ठीक। तो अगर आप ऐसा कोई चीज करेंगे तो आईपीसी की धारा 121 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो ये एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस होता है राजद्रोह और देशद्रोह के बीच में। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जानते हैं और समझते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो 1661 में ब्रिटेन में सबसे पहले ये कानून लाया गया था। उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश में, तब 1870 में थॉमस मैकॉले जो है उन्होंने भारत में ये कानून को लागू किया, ठीक है। अपनी आईपीसी की धारा को भी ड्राफ्ट थॉमस मैकॉले ने ही की थी, और 1891 में पहली बार इस सेडिशन लॉ का इस्तेमाल किया गया। तो ये इस्तेमाल किया गया, बंगाल के एक पत्रकार थे जोगेंद्र चंद्र बोस, तो उन पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया राजद्रोह का। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का वे विरोध कर रहे थे, बाल विवाह का वो विरोध कर रहे थे, तो इतनी अच्छी चीजें वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ यहाँ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स निकाले आपके, है ना, केसरी, मराठा, उसमें इन्होंने शिवाजी के ऊपर में एक लेख लिखा था, और इनके ऊपर में भी राजद्रोह का केस जो है वो लगा दिया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी जो थे, इनके ऊपर में भी सेडिशन लॉ के चार्जेस लगाए गए कई बार, है ना। और बाद में यूके ने सेडिशन लॉ को 2010 के आसपास में खुद ही अपने देश में ही हटा दिया। तो ये अब हमारे देश में क्यों चल रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं कि स्वतंत्रता के बाद में क्या ये रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था, तो इसमें भी बहुत सारी याचिकाएं डलती ही रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से अहम टिप्पणियां दी इस पे। एक केस हुआ था केदारनाथ सिंह, तो उन पर भी यहाँ राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, है ना, जिसके तहत उन्हें दोषी पाया गया, फिर उन्हें सजा हुई। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, यहाँ पे गलत है। तो जो बेंच की मैं बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पे 3 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, तो 3 न्यायाधीश थे। सबसे पहले तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी, उसके अलावा सूर्यकांत एंड हीमा कोहली, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ पर आपको पूछ दे। तो अगर मैं यहाँ पे पनिशमेंट्स की बात करूँ कि भैया यहाँ पे पनिशमेंट क्या दी जाती है, तो सेडिशन, यार देखो, राजद्रोह जो है ना, एक बहुत ही पेचीदा मामला है, ठीक है, और कहीं ना कहीं खतरनाक है। राजद्रोह करना, देशद्रोह करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो ये आपका सबसे पहले तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट जो है वो आपकी 3 साल से लेकर आजीवन कारावास भी आपको हो सकती है, और साथ में फाइन भी आपको लगा देंगे
या फाइन भी पे करो, दोनों चीजें, ठीक है। उसके बाद में अगर इस लॉ के अंदर आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं मिल सकती, ठीक है। यू हैव टू लिव विदाउट एनी पासपोर्ट, पासपोर्ट के बिना ही आपको रहना पड़ेगा, मतलब आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश कहीं जा ही नहीं सकते। और जब भी कोर्ट आपको बुलाए उस समय आपको कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी, ऐसे है ना। तो है ना भैया, कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक कानून है। तो भैया सरकार के खिलाफ बोलिए लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन वो लिमिट क्या है वो तो तय नहीं है ना। बस इसी के लिए ही केंद्र अभी यहाँ पे समीक्षा करेगी और एक लिमिट लगाएगी कि भैया आप कहाँ तक सरकार की नीतियों के खिलाफ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस हुए, मतलब 7 सालों में अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 800 के ऊपर यहाँ पर केसेस दर्ज किए गए हैं जो कि आपके सिडिशन के ही ऊपर में लगाए गए थे। अगर यहाँ पे मैं मुख्य 3 बातों के बारे में बताऊं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो ये है, सबसे पहले जब तक केंद्र कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक राजद्रोह कानून की धारा के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे न्यू एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दूसरा, राजद्रोह कानून के तहत लंबित सभी मामलों में आगे कोई कार्यवाही ना हो, ठीक है। कोई भी कार्यवाही आगे भी नहीं होने वाली, जिसपे अभी कार्यवाही चली रही है उस पर भी अभी स्टे लगा दिया गया है। इसके अलावा इस धारा के तहत दर्ज मामलों में जेल में जो लोग भी बंद हैं, ठीक है, तो जमानत के लिए अब वो कोर्ट भी जा सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चीज भी सही हुई है कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है हर कोई गलत हो, अगर छोटी मोटी बात में भी अगर आप पे राजद्रोह का मुकदमा चलने लग जाएगा तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई, वो तो पूरी उड़ गई ना। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी कि अभी फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस में इस पे स्टे लगाया गया है ना। तो जितने भी लोग यहाँ राजद्रोह के नाम से अंदर हुए हैं, मुकदमा चल रहा था, तो उन सबको अभी यहाँ पे जमानत मिल सकती है। और फिर केंद्र जो है यहाँ पे समीक्षा करेगी, देखेगी कि क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस देश में राजद्रोह कानून खत्म हो गया है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 2010 में ऑस्ट्रेलिया में ये कानून को खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां भी आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। केस आप पर हो सकता है, लेकिन हाँ उसके जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग रहेंगे। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आप लोगों को बताया है कि सिडिशन लॉ क्या होता है एक्चुअल में, उसकी डेफिनेशन 124A। इसके अलावा हमने बाकी चीजों को भी देखा कि हिस्टोरिकली ये आया कहां से, सबसे पहले ये किस पर लागू किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कोई और नया टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं तो वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।